रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी बड़े अपने छोटे को आशीर्वाद ऐसी देते रहे और बड़ों की कृपा हम सब पर बनी रहे। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की जय। सभी ऋषि ऋषिकाओं की जय। ओम सभी को की जय। आप सभी को सादर नमस्ते। ओम अतिशय सुंदर आज का योग सत्र आदरणीय मोहन कुमार भैया, बहुत बढ़िया, आनंद आया और पूरी ऊर्जा से भरा आज का योग सत्र रहा आपका। और आप आते हैं तो थोड़ा सा अलग एक उत्साह और बढ़ता है। तो आपके लिए एक जोरदार तालियां हमारे पूरे सदन की तरफ से, योगाहार परिवार की तरफ से ऊर्जा बने रहिए और हमें मार्गदर्शन कराइए। जी जी। तो चलिए अब मैं द्वितीय सत्र की तरफ चलती हूँ और हमारे गणपत लाल जी हैंड राइज है। आप कुछ कहना चाहते हैं आदरणीय गणपत लाल जी? जी आदरणीय गणपत लाल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, वो गलती से लग गया था। चलिए कोई बात नहीं। तो हमारे योगाचार्य जी निरंतर जुड़ते रहते हैं योगाहार कार्यक्रम से और ये हमारे परिवार के एक सदस्य हो गए। अभी वो तो कभी भी सेवा देने के लिए बिल्कुल मंच पर उपस्थित है। ऐसे हमारे ऊर्जावान भैया को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत शुभकामना देते हुए आप जुड़े रहिए। और मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से निवेदन करती हूँ द्वितीय सत्र को आप शुरू करिए आदरणीय मेहरा जी। जी ओ सदन को नमन। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे योगाचार्य जी को बहुत बहुत नमन। दूसरा सत्र आज हमारा आदरणीय श्री राकेश गौर जी शायद जुड़ गए हैं या नहीं जुड़े, मैं देखता हूँ। आदरणीय राकेश गौर जी जुड़ गए हैं। तो आदरणीय राकेश गौर जी हमारे ग्राम धर्मकुंडी, तहसील सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से हैं। आप एक ऐसे किसान हैं जो लगभग 10 से 12 तरह की सब्जियां लगाते हैं और जैविक बाजार में जाकर के उनको बेचते हैं, तो उनको सब्जियों का भी बहुत अनुभव है। दूसरा, वो उन्होंने इस बार जो धान लगाई लगभग 5 एकड़ में उन्होंने जैविक धान लगाई और उस धान के कैसे अनुभव रहे हैं वो हमारे यौगिक जो हम पाठशाला जो चला रहे हैं, यौगिक जैविक पाठशाला, जिसमें हम ट्राइकोडर्मा, बोवेरिया बेसियाना, वर्टिसिलियम इन सबको स्वयं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ट्राइकोडर्मा को ग्रो कर रहे हैं। तो उसमें भी उनकी एक वो योगशाला के मतलब उस पाठशाला के सदस्य हैं और उन्होंने उनका उपयोग किया है। तो हम उनके अनुभवों को सुनेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस कार्य को किया है और उनकी फसल, क्योंकि अब वो फसल कट भी निकल चुकी है, तो उसका और हमें अच्छी तरह से एक पूरा मतलब लगाने से लेके बीज के समय से लेकर के और अंत तक उसका परिणाम क्या हुआ है, इसके संबंध में आदरणीय राकेश गौर जी अपने अनुभव सुनाएंगे। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और अपनी बात प्रारंभ करें। आदरणीय राकेश गौर जी, आप नियमित रूप आपका निरंतर सप्ताह में एक बार जैविक सब्जी लोगों को उपलब्ध कराते हैं
आप इटारसी में जाकर के उनके जो नियमित ग्राहक है उनको भी इस तरह की सेवा दे रहे हैं, तो हम आदर सहित उनको आमंत्रित करते हैं कि भी आए और अपनी बात है। आदरणीय राकेश गौड़ जी। जी सदन में उपस्थित सभी को महानुभावों को मेरा सादर नमन। और आज के योगाचार्य कोत्स जी ने बहुत अच्छा योग करवाया, उनको भी मेरा सादर नमन। और मंच पर बुलाने के लिए मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात मैं अपने खेत पर पिछले 5-6 साल में जैविक खेती कर रहा हूँ। और जैविक खेती मैंने मतलब शुरुआत की थी छोटे से, अपने घर के आसपास एक जगह है आधा एकड़ के आसपास, उसमें सब्जी भाजी से शुरुआत की थी। फिर धीरे धीरे के आप सभी के सहयोग से मैं अब 5-5.5 एकड़ में खेती कर रहा हूँ। और जिसमें रबी सीजन की बात करें तो गेहूं, चना, सरसों, मटर, धनिया, मेथी एवं सब्जी में जैसे कि सीजन की जो सब्जी होती है, अभी इस समय ठंडी में पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली और बीन्स, एक फ्लावर्स बीन नई फसल होती है, वो भी बहुत पसंद करते हैं लोग यहाँ, उसे भी लगाते हैं। और इस बार एक स्ट्रॉबेरी का भी थोड़ा सा लगा के देख रहे हैं, मतलब कैसी क्या होती है, क्योंकि फलों की डिमांड बहुत ज्यादा है और फलों में इस समय सबसे ज्यादा केमिकल के द्वारा पकाना या उत्पादन करना ऐसा देखने में आ रहा है। तो फलों पे भी धीरे धीरे करके कोशिश कर रहे हैं कि फलों में भी इस बार लगाए हमने स्ट्रॉबेरी, तो अच्छा पौधा बना इस समय। और बाकी ऐसे गर्मियों का मौसम जब आएगा तो गर्मियों में भी हम कोशिश करते हैं तरबूज खरबूज फलों में लोगों को पहुंचाने के लिए। तो उस समय की जो सीजन की गर्मी की फसलें बेल वाली ज्यादातर अच्छी फसल होती है गर्मी में, तो बेल वाली में सभी लौकी, गिलकी, कद्दू, करेला, बरबटी, एक भिंडी भी अच्छी होती है उस समय, टिंडा भी अच्छा होता है। तो ये सब्जियां इस प्रकार से गर्मियों में लगाते हैं। ऐसे ही फिर हम खरीफ की फसल आती है तो उसमें धान, जैसे इस समय भी धान कट चुकी है, कुछ कभी 2 एकड़ में खड़ी भी है। तो धान है, एक सफेद मक्का है, अरहर की दाल के लिए उसको भी लगाते हैं। कुछ हल्दी, कुछ अदरक और अरबी, जैसे ये फसलें भी उगाते हैं। मतलब मिक्स टाइप का पूरा काम रहता है, सभी थोड़ी थोड़ी लगाते हैं। और फिर इन सभी तीनों सीजन में जो फसल या मसाले वाली सब्जियां जो रहती हैं, तो ये सब प्रोसेस करके और फिर हम इनको अपने नजदीक के शहर है इटारसी, 30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है यहाँ से, और 100 किलोमीटर के आसपास पड़ता है भोपाल। तो ये दोनों जगह, और एक होशंगाबाद भी पड़ता है बीच में। तो ये इसे 3 जगह की मतलब मार्केट है हमारे, उपभोक्ता है। तो उनको समय समय पर रविवार को तो एक दिन रहते ही है फिक्स, कि रविवार को देना ही रहता है। बाकी बीच में भी कोई अगर जैसे मांग करते हैं या जरूरत रहती है तो जरूरत के हिसाब से फिर बीच में भी बस द्वारा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद में जैसे कि अब इस खेती में करने में सबसे पहले तो जैसे पोषण की दिक्कत होती है, या फिर एक सबसे बड़ी मजदूर की समस्या। जैसे आज किसी को बोले कि भैया आप करो, तो वो जैसे करते हुए थक जाते हैं। मजदूर की बड़ी समस्या रहती है जैविक खेती में, क्योंकि श्रम ज्यादा है। तो मजदूरों को भी बहुत सुन के रहना पड़ता हम लोगों को। मतलब उनसे हम काम नहीं करवाते, बल्कि उनके हिसाब से हम काम करवाते हैं। वो जैसा कि कहते वैसे ही मानना पड़ता है। पैसा एडवांस देना तो वो भी देना पड़ता है, बाकी कुछ कह दो तो भैया सुनना ही पड़ता। मतलब कुल मिला बड़ी मजदूरों की जटिल समस्या है इस समय। तो मगर फिर भी करवाते हैं जैसे तैसे करके। फिर रही पोषण की, पोषण में पहले तो हम मतलब जैसे कि गोबर और जीवामृत वगैरह पे खेती करते थे, ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाते थे पोषणों को देने के लिए। और ऐसे ही रोग नियंत्रण में जैसे सतपर्णी, नीम का आयल है,
या फिर एक ना मठा वगैरह जो अपन सड़ा करके डालते थे, तो यही व्यवस्था थी, इसी से करते थे। और अब हम जो है पोषण के लिए हम पहले ये करते थे, अब जो है जीवामृत और गोबर के साथ साथ में मतलब हम अपना सैलरी, नबदहन सैलरी और बैक्टीरियल कल्चर में जैसे कि जाए तो टीएसबी, राइजोबियम, एजोक्टिवेक्टर और पोटास जैसे बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करके ये डालते हैं। सीविड वगैरह मिल जाता है, वो भी डाल देते हैं। और नवधान्य आटा की सैलरी और ये सब चीज डालने से क्या है कि अब हमें थोड़ा सा फसल में एक आत्मविश्वास बढ़ा है। ऐसे ही रोगों से कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि अब फंगल कल्चर में जाए तो ट्राइकोडर्मा है, बवेरिया बेसियन है, वर्टिसिलियम है, इसके बाद में अपना बवेरिया बेसियाना हो गया, ये सब चीज डालकर के कंट्रोल करते हैं। तो नीम ऑयल तो साथ में डालते हैं अभी भी। बाकी इन चीजों को डालने से मतलब हमें रोगों पे विशेष इस बार देखने को मिला, मतलब रोगों पे अपने आप जो कंट्रोल देखने को मिला वो इस बार विशेष धानों में हमने देखा। तो रोग नहीं आया इस बार, कोई भी प्रकार से रोग नहीं आया हमारी फसलों में। और इसमें धान में मतलब जैसी फसलें, जैसे कि एक सबसे लास्ट में रोग आता है, एक तो सबसे पहले रोग आता है जड़ों से रोपाई लगते समय, तो जो कृमि बोलते हैं, लाल कृमि, तो वो जड़ों से मतलब सुखा देती है पूरे पौधे को। तो वो चीज भी इस बार देखने को नहीं मिली। और एक रोग भी सबसे ज्यादा आता है पत्तियों पे, मतलब जो पत्तियां में दाग बन जाते हैं और सूख झुलसा जैसे रोग समझ में आने लगता, पत्ती में धब्बे बन जाते हैं, तो वो भी नहीं समझ में आया। और एक लास्ट में रोग आता है जब फसल पूरी पक जाती है, तो अपने आप देखने में आया कि फसल धीरे धीरे करके पूरी गिरते जाती है। मतलब दाना पकने के बाद में नीचे अपने आप बिछते जाती है और गिरते जाती है। वो भी एक रोग है जिसको बोलते हैं बीपीएच करके एक रोग बताते हैं। माहू वगैरह रसूसा कीट उसमें जड़ों में बैठ जाता है, तो लग जाता है। तो वो भी इससे पूरा कंट्रोल रहा, मतलब फसल इससे क्या होगा, गिरी नहीं फसल हमारी और बढ़िया स्वस्थ रही। तो दाना भी अच्छा पका उसमें। और दाना पकने के साथ में एवरेज भी मतलब हमारा जैविक के हिसाब से इस बार अच्छा एवरेज मिला। अभी एक हमने बासमती की वैरायटी लगाई थी जो कि 12 क्विंटल के आसपास ऐसा लग रहा कि एवरेज आएगा उसका, 12-13 क्विंटल, 12-13 क्विंटल के आसपास। जो अभी तोलाई नपाई तो नहीं की है, बाकी वो जो टैंक से कटता है उससे अंदाज है हमारा कि इतना बैठना चाहिए कड़ब। और एक दूसरी वैरायटी भी फूसावन है, वो भी बासमती की वैरायटी है, तो वो अभी शायद है कि आज कट जाएगी। तो वो देखते हैं कैसे, क्या वो भी अच्छी फसल लगी क्योंकि। तो ये इस टाइप से हमारे मतलब रोगों को कंट्रोल करने में और पोषण में मतलब हमें अभी संतुष्टिजनक। पहले जैसे खेती में एक डर लगता था कि यार ज्यादा खेती करेंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा करके एक तो नुकसान उत्पादन में होता है जैविक खेती में कि उत्पादन कम हो जाएगा, फिर दूसरी समस्या ये आती है कि उसको नहीं दिखता है कोई उसको, यदि मतलब 2 पैसे ज्यादा भी मिले तो फायदा नहीं, तो फिर जैसा एवरेज कम रहता है, तो एवरेज कम होने के साथ में अगर मंडी बेचने जाए तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो आपके पास उपभोक्ता भी होना चाहिए, मतलब उसको खरीदने वाले भी होने चाहिए। तो इस प्रकार 2 प्रकार से नुकसान होता, तो वो दोनों व्यवस्थाएं हमारे पास अब ऐसी है कि मतलब हम इसका चावल बना के उसको निकाल देंगे तो अच्छे रेट भी मिल जाते, तो ऐसा करके उसमें अब घाटा नहीं समझ में आता हमें। पोषण और ये दोनों रोगों के प्रति तहसील जो फसल में देखने को मिली इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट समझ में आए। मतलब हमारे यहाँ अभी मेहरा जी भी बीच में आए थे तो देखने के लिए, तो उन्होंने भी फसल को देख के गए थे। जो बाजू वाली फसलें थी दूसरे किसानों की, वो अपने रोगों में मतलब ऐसा ज्यादा ग्रस्त समझ में आई थी कि उन लोगों ने
केमिकल में बहुत सारे स्प्रे किए हैं अलग अलग समय पे, और अपन ने धान में कोई स्प्रे नहीं हुए थे, तो वो इस बार स्वस्थ धान समझ में आई अपने को। मतलब ऐसा समझ में आया कि जैसे अपन ने कोई केमिकल डाल दिया, तो केमिकल से ये एक हमारा समझना रहा इस बार की अपन कोई केमिकल डालते हैं तो केमिकल से रोग तो अपन कंट्रोल कर लेते हैं, बाकी रोग के साथ साथ अपने मित्र जीवाणु जो रहते हैं, मतलब वो भी अपन उनको भी समाप्त कर देते हैं। तो अब जब मित्र जीवाणु समाप्त हो जाते हैं, तो फिर मिट्टी की या पौधों की जो शक्ति रहती है वो ऐसा लगता है कि खत्म हो जाती है। तो फिर जब बीमारी आती है तो बहुत तेज गति से आती है, मतलब वो बीमारी ऐसी आती है फिर अपन उसको संभाल भी नहीं पाते हैं, देखते देखते एकदम से बढ़ती है, और बढ़ने के साथ साथ फिर वो अपन उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति देखने को समझ में आई अपने को, रोग ज्यादा लगते हैं फिर। इसमें जो से अपन ये डालते हैं, ये सब चीजें बैक्टीरिया वगैरह डालते हैं जमीन में, तो इनसे एक चीज देखने को ये समझ में आई कि जैसे मान लीजिए अपन ने आज डाल दिया तो आज रोग अपने को कंट्रोल तो होंगे होंगे, मतलब अपन समय से पहले अगर डाल देते हैं तो रोग तो खैर नहीं आएंगे फिर उसमें, और साथ साथ में ये फायदा रहेगा कि वो जमीन में ही अपने आप बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते रहते हैं, तो उसके प्रभाव से मतलब आगे भी मतलब जैसे कोई बीमारी आती है तो वो वहीं के वहीं कंट्रोल हो जाती है। पहली बात तो आती ही नहीं है, और आती है तो अपने खेतों में इतनी क्षमता है, बैक्टीरिया इतने ज्यादा उपलब्ध हैं कि वो वहीं उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये बैक्टीरिया में ये अच्छी चीज समझ में आई, जैसे कि केमिकल में अपन ने देखने में आया कि अपन रोग के साथ साथ अपने मित्र जीवाणु भी सब नष्ट कर देते हैं, और इन चीजों में अगर डालने में सबसे अच्छी व्यवस्था समझ में आई कि अपने को रोग तो अपन कंट्रोल करते ही करते हैं, रस या जो फंगस है वो तो अपन कंट्रोल करते ही करते हैं, और अपने मित्र कीट सुरक्षित रहते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये इन चीजों में देखने में समझ में आया। तो ये सुरक्षित जब रहेंगे तो मतलब अपने को आगे के लिए और फसल में मतलब मिट्टी में और की ताकत गुणवत्ता उसकी क्षमता है वो अच्छी तैयार होती है, ये देखने में आया। ऐसे ही हम ये डाल रहे थे खेत में, एक भैया और आए हमारे पास, तो वो बोले भैया ये सब क्या बना रहे हैं? मैंने कहा भैया ये सब खेत में दवाई, इस बार हमने कोई बाजार से दवाई नहीं खरीदी 1 रुपए की भी, सब इन्हीं से हम खेती कर रहे हैं। मतलब जैविक वाली तो कर ही रहे हैं, हमने केमिकल वाली जो खेत है उनमें भी कोई इस बार खरीद के नहीं डाला। बोले तो बोले यार ये तो फिर मैं भी डाल के देखूं, कल मेरे पास भी है खेलने के, तो मैं भी देखता हूँ थोड़ा फसल में डाल के। उन्होंने भी लेके गए तो दो तीन प्रकार की दवाई बैक्टीरिया बना से हमने वो लेके गए। उनने पहले हालांकि 2-3 स्प्रे कर दिए थे केमिकल में, फिर लास्ट स्प्रे उनने डाला ये वाला ले जा करके। तो डालने के बाद में बारिश तो इस बार हमारे पास हमारे यहाँ होशंगाबाद में मतलब ज्यादा हुई है बारिश, अभी आखिर तक होते रही, मतलब पिछले 15 दिन तक बारिश हुई। तो उस स्प्रे को मतलब एक अच्छा वातावरण मिल भी गया है, मतलब नमी मिलती रही, मौसम में ठंडक रही और बारिश भी मिलती रही, तो मतलब जो बैक्टीरिया का अनुकूल मौसम रहा, तो वो उनके खेत में बहुत कहना चाहिए कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो अब वो हुआ क्या कि आजू बाजू जो खेत थे तो वो सारे धीरे धीरे करके बिछते गए, मतलब पकने के बाद जब फसल पक जाती है तो वो बीपीएच जो रोग धान में देखने में आया वो सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा केमिकल डरा था उतने ज्यादा सबसे ज्यादा वो बीपीएच की शिकायत इस समय आती है लास्ट पकते समय। ये मैंने देखा भी और सत्य भी है कि मतलब वो जितना ज्यादा आप डीएपी यूरिया खाद और केमिकल डालेंगे उतने ज्यादा वो बीमारी देखने में आई मेरे को। सबसे लास्ट में बिल्कुल दम तोड़ देता पौधा, और वो दम तोड़ने के कारण अब वो आदमी फसल उत्पादन के चक्कर में 2-3 कुंटल ही एवरेज ज्यादा ले पाता है, मगर अब जो फसल पक के वो पूरी गिर गई है तो वो लगभग 2 कुंटल 3 कुंटल एवरेज नीचे गिर जाएगा, वो दाना उनको नहीं मिल पाएगा क्योंकि पूरी बिक चुकी है फसल। तो अब वो लेते नहीं भी आएंगे पूरा धान, तो बात तो वहीं आ जाएगी पूरी कुल मिला के लेके, और बल्कि मिट्टी को अपन ने खराब कर लिया। तो ये चीज देखने में आई। तो वो भैया उन्होंने जिनने डाला था ले जा करके, तो वो कहने लगे कि भैया
मेरी फसल पूरी खड़ी है और आजू बाजू वाली फसल सब बिक गई। बोले यार वो दवाई तो बहुत कमाल की ही गन्ने की। तो अब मैं आपसे ही ले जाऊंगा आगे भी कहने भैया मैं तो ये बिल्कुल नहीं खरीदूंगा कहने के। तो वो भी ये देख के इतना प्रभावित हुए। तो ये एक किसान हमारे साथ और नए जुड़ गए। मतलब ये सब इस साल उनको देखने में आया। तो गांव वाले तो देख ही रहे हैं, आसपास वाले, तो बाकी बाहर वाले जो किसान थे वो भी जुड़ गए। तो वो भी अभी भी गेहूं में करना है, कैसा क्या करना। तो बोला गेहूं में भी मैं डालूंगा पूरा करना यही। अभी मिर्ची लगाई तो मिर्ची में वो ये ले जाकर डाल रहे हैं सब पूरा। तो ऐसे ये जैविक में मतलब नए नए एक अनुभव दिन ब दिन हमें बढ़ते समझ में आ रहे हैं। और इसमें मतलब योगाहार कार्यक्रम का भी बहुत योगदान है, जो इनके माध्यम से मतलब हमें नए नए मतलब एक अच्छे बुद्धिजीवी लोगों का एक संगत होती है और उनसे कुछ सुनने को मिलता है, सीखने को मिलता है। तो योगाहार के कार्यक्रम की ये देन मानेंगे हम तो, कि ये इसमें हमें बहुत जैविक खेती तो कर ही रहे थे, मगर एक नए दिन पे दिन मतलब नई नई चीजें हमको मिलती जाती हैं। इसके लिए सहे दिल से धन्यवाद ओम जी। बाकी मैं अपना यही इतनी अनुभव बताने को था, मैंने बता दिया। बाकी आगे मेहरा जी बताएंगे। जी ओम जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने अनुभव बताए और निश्चित रूप से आप ऐसे किसान हैं जो भी चीज़ों को सुनते हैं उसको अपने फील्ड पर ले जा कर के अनुभव करते हैं कि जो कुछ हमने सुना है देखा है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ही आप हमारी प्रयोगशाला से जुड़े और आपने जो भी चीज बताई गई है, नवधान सेलेरी है, ट्राइकोडर्मा है, बवेरिया बेसियाना है, वर्टिसिलियम है, सुडोमोनास है, इन सब का उपयोग अपने खेत में किया और उसका क्या प्रभाव हुआ है वो आप लोगों के सामने उन्होंने बताया। और जिनने भी उनकी फसल देखी है इस बार, निश्चित रूप से वे लोग उनसे प्रभावित हुए हैं। और ऐसा लगता है जैसे हमारे आदरणीय डॉक्टर दुबे जी कहते हैं कि भाई आपके बाद आपको देख करके और कितने लोग इससे जुड़े। तो अभी तो एक दो ही जुड़ रहे हैं, पर निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि एक दो बार में बहुत सारे किसान, चूंकि केमिकल से वो स्वयं परेशान भी है, पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं, अंत में जाकर के नुकसान भी हो जाता है। परंतु जैविक फसल में जैसा कि आदरणीय राकेश गौड़ जी ने बताया है कि अंत में उनकी फसल अच्छी खड़ी रही, गिरी नहीं, ये उसका फायदा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है उन्होंने अपनी मिट्टी को सुधारा है और जो लोगों को वो भोजन दे रहे हैं वो विषहीन भोजन दे रहे हैं। ये ऐसे कुछ जो अदृश्य लाभ है जिनके संबंध में उन्होंने हमें जानकारी दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं सदन से निवेदन करता हूँ कि यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो अपने हैंड रेज करे, तो हम जो है उनके उत्तर उनसे दिलवा देंगे। जी ओ। किन्हीं भी सदस्य को यदि कोई प्रश्न पूछना है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी सदस्यों के हाथ हैंड रेज नहीं है, तो मैं डॉक्टर राउत सर को आमंत्रित करूंगा कि वो इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। डॉक्टर राउत जी। अरे अब तक मेरी आवाज पहुंची क्या? जी आ रही है। जी जी जी।
आदरणीय शरद भैया जी, आप कुछ इस पर अपने विचार व्यक्त करें। जी मधु, जी, आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज अंकित भैया ने बहुत अच्छे से सारी चीजें उनके विषय में रखी हैं और उनका जो अनुभव था उन्होंने बताया कि कैसे वो सब्जी लाके बाजार में बेचते हैं। आप हमें से राजेश जी थोड़ा से क्वेश्चन थे। आप जब बाजार में सब्जी लाते हैं तो आपके पास कैसे उपभोक्ता को ये यकीन दिलाते हैं कि ये हमारी सब्जी जैविक है? वो तो वर्मा जी ऐसा कि जैसे कि मान लीजिए कि अभी भिंडी है तो भिंडी में कहीं ना कहीं आड़ी टेढ़ी दिख जाती है। थोड़ा बहुत तो मतलब 100% तो बिल्कुल फिनिशिंग नहीं रहेगी। मतलब रही बात आपका टेस्ट, जी आपका कहना है कि आड़ी तिरछी भिंडी अगर है तो हम समझें कि वो जैविक सब्जी थोड़ी बहुत ऐसा? कील भी थोड़े बहुत कीड़े भी दिख जाते हैं उसमें कहीं ना कहीं। तो वो उन्हीं को बताना है कि जैसे कि बताना पड़ता है कि भैया भैया अगर कीड़े अगर आप उसको इसमें दिख रहे हैं तो ये स्वाभाविक बात है कि ये भिंडी में कोई केमिकल नहीं है। और रही बात हमारे जो कस्टमर है वो कस्टमर मतलब 19 से रेगुलर मार्केट लग रहा है अपना इटारसी का। तो वहाँ जी रेगुलर जो खा रहे हैं तो वो तो एक बार तो मतलब पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी बात मतलब हो गई ऊपर नीचे कि भैया जो लेके गए भैया तो घर पे उनके यहाँ मिसेस बना रही थी तो उसमें कीड़े ज्यादा निकले। तो कील निकली, वही भिंडी की बात करें तो कीड़े निकले तो वो बोले आज तो तुमने कहीं और से ले आया भिंडी। कहने लगे भैया कि यहाँ से हर बार आती थी भिंडी, जितने कीड़े आते ही नहीं थे। कहने लगे कि तो इस बार भिंडी में कीड़े ज्यादा आए हैं। तो कहने लगे कहीं और से लिए है आपने? तो बोले नहीं नहीं भैया से लेके आए हैं। कहने लगे तो फिर जब उन्होंने उसको बनाई और खाई तो जब टेस्ट उनको में खा कर देखे तो फिर वो उन्होंने खुद बोला नहीं ये भिंडी भैया की आएगी। वो टेस्ट तो करने वो ये पूरा करने लगेगी। टेस्ट से भी मतलब समझ जाते हैं, खाने के बाद में उनको टेस्ट लगता कि नहीं यार ये इसमें बाजार वाली ये मतलब केमिकल वाली और ये जब उसको बना के खाते देखते हैं तो उनको तुरंत समझ में आ जाता है कि ये टेस्ट में अंतर है। वो इतने दिनों से जुड़े हुए तो उनको भी काफी अनुभव इस पर हो गया। देखने से भी समझ जाते हैं कैसी फसलें हैं, सब्जी हैं। और देखने के बाद में क्या बोलते हैं कि खाने के बाद उनको टेस्ट से भी पकड़ में जाता है। इतना वहाँ के जो रेगुलर ग्राहक उनको समझ में आने लगा है। और बीच बीच में कई बार हम लोग उनको बुलाते भी खेत में, जैसे एक व्यवहारिक तौर पे मतलब कि आप आइए, मतलब फ्री रहते हैं तो कई बार बुला भी लेते हैं। तो वो आते भी हैं, कई बार छुट्टी वाले दिन खेत में घूमने भी आते हैं, देखने भी आते हैं। तो उनका एक विश्वास मतलब बना हुआ है। तो अब होता कि हमें ये दिक्कत नहीं आती कि कोई नए ग्राहक को हमें समझाना पड़ता। जैसे मान लीजिए कोई ग्राहक अगर आए हमारे काउंटर पे तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। जो खरीदी कर रहे हैं पुराने ग्राहक, वो कोई नए ग्राहक आते हैं उन्होंने जैसा कोई क्वेश्चन किया तो हमें जो क्वेश्चन का मतलब आंसर देने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही आपस में बात कर लेते हैं। उनके अनुभव राजेश जी हमें ये बताएं कि किस वर्ग के लोग आपके पास जैविक सब्जी ज्यादा लेने आते हैं? जैसे बहुत डॉक्टर लोग, ऊंचे लोग आते हैं या मध्यम टाइप के या नीचे लोग, और वो भाव में कैसे बहस करते हैं वो बताइए। वर्ग में तो वर्मा जी ऐसा कि वर्ग मतलब ये कोई पैसा या नहीं, जैसे शिक्षा जैविक सब्जी का लेने लेवल में। वाले जैसे पढ़े लिखे हाँ, मूर्धन्य लोग ज्यादा आते मैं हैं। बता रहा हूँ वही बात बता रहा हूँ। मतलब जी ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग ही इसको बात को समझ पाते हैं, ऐसा नहीं है। जो समझ पा रहा है इसको मतलब सभी कैटेगरी के आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पैसे वाले या खूब पढ़े लिखे या सर्विस वाले जिनके पास पैसा वही आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। सभी लोग आते हैं। कई अभी एक भैया हमसे जुड़े हैं, वो ऑटो चलाते हैं खाली। तो ऑटो चलाते हैं तो ऑटो मतलब वो सब्जी और उसका महत्व समझते हैं। घी कैसा खाना चाहिए, सब्जी कैसी खाना चाहिए, अनाज कैसा खाना चाहिए, वो इसका मतलब समझते हैं। तो वो कभी कभी मेरी हमारा मतलब हमारी देखने में से ये नजर में है कि कौन लोग कैसे
पैसे कमाते, बातचीत से समझ में आता है कि कौन क्या खर्च कर सकता है। जैसे कभी कभार वो कहते हैं यार भैया इसका कुछ कम कर लो, तो मतलब मैं उनको बोलता नहीं हूँ, कम करके पैसे ला के उनको दे देते हैं। समझते हैं कि भाई ये चाह रहा है, मगर खाना चाह रहा है, समझ रहे हैं इस बात को, तो उन लोगों के लिए अपन वो जो जैसा कहते हैं वैसा मतलब थोड़ा सा मिलजुल कर लेते हैं। बाकी सभी कैटेगरी के इसमें आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। जो समझते हैं बात को, विचारों से कि भाई जैविक खाना चाहिए अपने को, तो वो सभी प्रकार के लोग इसमें आते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। आप ये बताएं कि जैसे जैविक सब्जी का जो उत्पादन है, मान लो भिंडी आपका है, मैंने देखा आपकी भिंडी हाँ बहुत अच्छी थी और आपकी जो तुरैया थी वो बहुत अच्छी थी। आपका उत्पादन जैविक में कितना मिल पा रहा है 1 एकड़ में, अगर एवरेज लेते हैं, और एवरेज क्या भाव से बिक रहा है? तो एकड़ से तो वर्मा जी ऐसा है कि अनाज ही लगाते हैं अपन, एकड़ से आधा एकड़ से। बाकी सब्जियां तो अभी तक हमने ऐसी नहीं लगाई कि मतलब एकड़ से आधा एकड़ से सब्जी लगे। हमारा सब्जी का एक शुरू से एक ऐसा रहा कि मतलब जैसे हमने जब सीखा ही वैसा है। जैसे हमने स्टार्टिंग की थी आधा एकड़ से, तो घर पे हमने जैसे घर में अपने को हमने कहा भाई लौकी भी खाना है, गिलकी भी खाना है, बलहर भी खाना है, या सभी प्रकार से थोड़ी थोड़ी लगाते हैं। मतलब एक वो जो बाड़ा पद्धति पुरानी है उसमें सभी प्रकार की सब्जी लगती है, तो बस वो वहीं से सीखा भी अपने लगाना। और वैसी ये है कि उसमें अपन ने व्यवस्था चेंज करते गए। मतलब पहले जैसे अपन ऐसे ही लगा देते थे गड्ढे करके और लगा देते थे, फिर धीरे धीरे करके अपन ने बेड पे बनाना सीखा, बेड पे बाद में फिर ड्रिप लगाना सीखा, फिर मल्चिंग लगाना सीखा। तो ऐसे करके अपन फिर उसके ऊपर जाली लगाना सीखा। पहले ऊपर अपन झवे वगैरह बढ़ाते थे, अब जाली नेट जाली पे गए अपन। तो फिर मंडप व्यवस्था, मतलब धीरे धीरे उसमें नई नई तकनीक जो अपने को मिलती जाती है, बस उस पर काम कर रहे हैं। सब्जियों का हमारा ऐसा है कि जैसे आज एक लाइन भिंडी के लगा, हमें जरूरत है कि भाई हफ्ते में हमको 15 किलो या 20 किलो भिंडी चाहिए, तो हमें 2 लाइन 4 लाइन पर्याप्त है हमारे पास। इससे ज्यादा हमें भिंडी लगाती ही नहीं। मतलब 2 लाइन या 4 लाइन की भिंडी हमें पर्याप्त हो जाती है। ऐसे ही गिलकी मतलब की फसल जैसे कि हम जो सब्जियां लगाते हैं वो बाजार के हिसाब से लगाते हैं? हाँ, तो वो मैं एकड़ से जितनी आपको आपकी कोई ऐसा, डिमांड रहती है। हाँ तो मैं ऐसा एकड़ से आपको तो नहीं बता पाऊंगा कि इतना उत्पादन ले लेते हैं। तो उत्पादन जी जी। का तो वैसा ये है कि हमारा हफ्ते के 15 या 20 किलो की हमें जरूरत होती है, तो उतना हम लगा लेते हैं। मतलब लाइन 2 लाइन 4 लाइन में कहीं अच्छा, इससे ज्यादा पर नहीं करते पेड़ हैं। का उत्पादन आपने जैसे एक आपका मान लो कि भिंडी का पौधा है, वो कितना उत्पादन हाँ, दे रहा है? अब मैं भिंडी एक का भिंडी आपको का बताऊं पौधा, तो मैं, आपने देखा होगा कि यार 3 महीने का सीजन है हमारा, तो एक भिंडी का हाँ पौधा आपको कितना उत्पादन दे देता है? अब ये तो मैं आपको अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जैसे कि 200 फीट की लाइन है हमारी एक भिंडी की। उस जी 200 फीट से हमारी लगभग हफ्ते में 3 बार भिंडी टूटती है। तो जी। उसमें हम लगभग 5 किलो एक बार में तोड़ लेते हैं, और 200 फीट की लाइन में। अच्छा 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 तो अच्छा। हाँ, तो अब आप उसका कैलकुलेशन बैठा लीजिए कितने पौधे लगेंगे। ऐसा तो मैंने अभी तक नहीं करके देखा, मतलब इतना जी जी, आप नीचे नहीं गए करिएगा अपन। इसका भी कैलकुलेशन, ये भी जी, बहुत जरूरी है कि कितना क्योंकि उत्पादन हो रहा अपन, है कभी। क्योंकि शुरू से वर्मा जी मेरी एक मानसिकता ये रही कि प्रकृति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आप उसको उत्पादन या व्यवसाय में ले जाएं। मेरा शुरू से ऐसा मानना रहा कि प्रकृति में ये एक व्यवस्था है कि आपको अच्छा भोजन मिल सके। मतलब उत्पादन की मैं अभी कभी अपेक्षा, मैंने शुरू से एक मानसिकता नहीं रही कि मैं उत्पादन पे जाऊं, तो मैंने ऐसा कभी कैलकुलेशन भी नहीं निकाला ना देखा। मतलब मेरी मानसिकता जी ऐसी बनी हुई है शुरू से कि प्रकृति की व्यवस्था सिर्फ अच्छा भोजन देना और अच्छी क्वालिटी देना है। तो मैंने कभी उसको उस दृष्टि से देखा ही नहीं कि उसको कितना उत्पादन निकालता है, ये कितना नहीं निकालता। बाकी का उत्पादन ठीक है, हमें जैसे जरूरत पड़ती है तो हम उस हिसाब से लाइन में लगा लेते हैं। ये हमारा तीनों फसल, तीनों सीजन की एक व्यवस्था बनी बनाई है कि मतलब लाइन कितनी लाइन लगाना है, उतनी लाइन में हमारी सब्जी हो जाती है। इसके बाद में कोई नए ग्राहक बढ़ते हैं तो नहीं बचती, तो नहीं बचती, फिर क्या कर सकते हैं, मतलब कोशिश करते हैं। अब जैसे पहले आलू हमने लगाना चालू किया था थोड़ा सा 10 डिसमिल में, तो अब धीरे धीरे करके मैं 1 एकड़ पर पहुंच गया आलू को लगाने के लिए। तो ऐसा धीरे धीरे करके जी, बढ़ाते जाते हैं। बहुत अच्छा है वो, जैसे जो प्रॉफिट रहता है आप उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं और वैसे हाँ, आपका उत्पादन पे कैलकुलेशन तो मैंने कभी, जी उत्पादन पे तो मैं कभी कैलकुलेशन करता ही नहीं, बस लेकिन मेरा मानना मुझे लगता आपको है कि ये चीजें करना। अच्छा, आप जो सब्जियां बेचते हैं जैसे इटारसी बाजार में आपने बोला है ना,
आपको सबसे अच्छा ग्राहक कौन सा मिला जो आपको इतने सालों में हमेशा साथ देता है, हमेशा सब्जी लेता है, जो 5-10 सालों में बदलाया नहीं हो? एक ही मतलब जैसे परिवार रहता है ना, उनका दुबे जी, भैया दुबे जी हमेशा ही आते हैं लेने। ऐसे कितने परिवार आपके से जुड़े हुए हैं जो आप पे मतलब बहुत ट्रस्ट करते हैं कि नहीं, जो भैया राकेश भैया लाते हैं वही सब्जी हमें चाहिए और आपका इंतजार करते हैं? ऐसे कितने ग्राहक हैं आपके पास? ऐसे हैं 20-25 ग्राहक हमारे, 20 से 25 ग्राहक हमारे मतलब नियमित हैं। और वो बिल्कुल मतलब इसमें जैसे मतलब हमें कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ती उनको, वो बिल्कुल पूरे विश्वास से लेके जाते हैं। और जैसे कोई नया ग्राहक आता तो वो उन्हीं को समझाने का काम वही करते हैं, क्योंकि हमें तो समय रहता नहीं उस समय की उनको बात करें, तो वही उनको साथ में देखते हैं। तो भैया तो बोल नहीं पा रहे, तो वो खुद बोल के और उनको संतुष्ट कर देते हैं। ऐसे ग्राहक हमारे 20 से 25 इटारसी में है। ऐसे भोपाल में हमारे ग्राहक कम से, हाँ भोपाल में भी ऐसे ही 15 से 20 ग्राहक हमारे भोपाल में भी हैं जो रेगुलर, बाकी सब्जियां तो हम उनको रेगुलर नहीं दे पाते हैं, उनकी डिमांड तो रहती है सब्जी हमें पूरी समय दो भैया, मगर वो वहाँ क्योंकि दूर का रहता और ताजी जा नहीं पाती बनी बनाई, तो वो थोड़ी सी वहाँ की अनाजों का और दालों का और ये आलू है, कंद वाली फसलें, ये बराबर पूरा देते हैं वो। जी जी जी, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी आपके साथ चर्चा हुई। हाँ जी राकेश भैया, ओम प्रणाम। जी राकेश जी, मेरा प्रश्न है कि आपने जो बरसात में जो फली वाली फसल लगाई थी, रौशा की फली जो है, और जो बहुत अच्छी हुई थी, उसका अनुभव आपका कैसा रहा जी? हेलो, आवाज आ रही? ओम जी, ओम जी, ओम जी, जो आ रही आवाज आ रही है ना, जो हम जब देखने गए थे तब वो आपके फली जो लगी थी, रौशा की फली, चौलाई की फली, हाँ वो बहुत जी। अच्छी लगी थी। तो उसमें आपने क्या किया था, उसका कैसा अनुभव रहा, वो कितनी निकली? उसमें वही है कि हम अभी उसमें जैसे कि उसके बीच में हम तड़ाई नहीं करते हैं, सिर्फ रविवार को तड़ाई करते हैं। तो रविवार में हमें पता है कि ये 10 किलो या 15 किलो के आसपास जाएगी, इसके अलावा हम ज्यादा तड़ाई उसकी नहीं करते हैं। बाकी उसको सूखने देते हैं उसमें बेल में ही, और दाना बना के, और दाना की पैकिंग मतलब करके वो दाने में चली जाती है। फिर वो उसकी तो अच्छा उत्पादन है, मतलब हम उसको पूरा तोड़ ही नहीं पाते, हरी फली तो ले ही नहीं पाते, दाना बना के निकाल दे जाते हैं। तो उसमें से यही है कि एक स्टेम बोरर जो यील्ड रहती है वो ज्यादा नुकसान करती है अपने जैविक में। तो उसके लिए इस बार मवेरिविशन है, सुडोमोनास और ये अपना नीम ऑयल जो अभी पूना से सर ने भेजा था, तो वो इसका स्प्रे करा, तो इससे इस बार हमें कंट्रोल समझ में आया उस पर। बाकी उसमें मेन समस्या बरबटी बस वही रहती है। बाकी पौधा तो अपने आप कोई ज्यादा पोषण लेता नहीं, क्योंकि वो दलहनी फसल में है, तो वो बहुत वायुमंडल से उठाता है जो उसको पोषक तत्व चाहिए। तो उसमें तो एक रोगों की समस्या है, तो वो उससे हमने इस बार स्प्रे कर करके इसको कंट्रोल करके रखी है। है ना, आपका रोगों पर नियंत्रण हो गया उस पर वर्षा के रोगों समय? पे इसका नियंत्रण वर्षा के दिनों में, हाँ। अब हैंडरेज है योगाहार से, तो मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि वो अपना प्रश्न करें। जी धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी। राकेश गौर जी से हमारा कई बार जो है मिलना, आपकी आवाज कट रही है सर, आवाज नहीं आ रही जी। आवाज आ रही है? हाँ आई अब जी। राकेश जी के खेत पर मुझे जाना हुआ, धान के खेत पर। मैंने दोनों धान के खेत देखे जो केमिकल रासायनिक का प्रयोग किया गया था, और एक खेत में इनके जैविक इन्होंने धान का खेत बोया था जैविक पद्धति से, उसको देखा मैंने। जहां जिस बगल के खेत में केमिकल डाला गया था वो धान गिर गई थी,
उसका पौधा कमजोर था, और जो धान में इन्होंने जैविक अपना प्रोडक्ट बना कर तैयार करके जो डाल रहे थे, वो पौधे का तना जो है मजबूत था, और उसकी उपज के माध्यम से उनकी बाली एक जैसी ही दिख रही थी। बाली में कोई अंतर नहीं था कि इनके खेत की उपज कम होगी और इनके ज्यादा होगी। इसके बाद हमने एक और जब हम शरद भाई के साथ इधर सिलवानी केसला ब्लॉक में जा रहे थे बाईपास से, तो शरद भाई ने दिखाया धान के खेत। एक दिन योगहार में भी आदरणीय तुलाराम जी जब कह रहे थे कि मेरी पूरी धान गिर गई है, तो हमने देखा कि जहां जहां केमिकल की जो खेती की जाती है रासायनिक डाल करके, उस पे पौधे कमजोर हो जाता है और वो हवा में गिर जाता है, और पौधा अपने आप प्राकृतिक रूप से या जैविक पद्धति से उगाया जाता है, उस पौधे में दम होती है और वो हवा से गिरता नहीं है। ऐसा भी हमने महसूस किया है, जो आदरणीय राकेश जी ने बताया था, अभी शरद बोल रहे थे। तो भाइयों से भी बताना चाहते हैं कि हम जब केमिकल के ऊपर हम रासायनिक हम जो उपयोग करते हैं, जिससे हमारा किसी भी प्रकार से कमजोर हो जाता है। और एक वीडियो है, मैं राकेश जी का मैंने जो उनके खेत पर जाकर के बनाया था, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, कर रहा हूँ, एक सेकंड हो रही है शेयर। आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही? नहीं आई। चलो, नहीं आ रही तो ये बंद कर दे हम। बंद हो गई है? नहीं, बंद नहीं हुआ, अभी अभी चालू है। आप हाँ बंद कर दीजिए। कैसे होता है बंद? हो जाएगा, उसको स्क्रीन शेयर को बंद कर दीजिए। हाँ हो हो गया। गया ना? हाँ हो गया। जी। तो आवाज नहीं आ रही थी उसमें वीडियो में? नहीं जी, आवाज नहीं आ रही थी वीडियो में। चलिए, उसमें तो हमने देखा, तो हम और जो आपके चने का खेत भी देखा। जब इनके खेत पर जाना हुआ, आदरणीय मेहरा जी भी साथ में थे और सारे हमारे किसान थे उस क्षेत्र के। जब इन्होंने हमारे और किसी केवीके के वैज्ञानिक भी थे, इन्होंने किसानों का प्रशिक्षण का आयोजन किया था। उस दिन मेरा जन्मदिन था। उस दिन भी देखा हमने चने के खेत की चने की स्थिति सारे किसानों ने देखा, वैज्ञानिकों ने देखा कि इनके चना की उपज भी अच्छी रही है। तो हमारा कहना है कि जो कहते हैं कि एक तो उपज कम होती है, दूसरा ऐसा नहीं है। अगर आप उसको 10-10 दिन में अगर हम अपना प्रोडक्ट बना करके हम अपना ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बेसियाना, सूडोमोनास आदि अगर हम 10-10, 15-15 दिन में अगर हम डालते हैं अपने खेत पे, तो हमारी उपज कम नहीं होगी। हमें और 3 साल तक लगातार हम एक पहली साल डालते हैं, दूसरी साल डालते हैं, और तीसरी साल तक हमारी जमीन जो है, धरती माता बिल्कुल पोषक तत्व से भरपूर हो जाती है और वही उपज देने लगती है जो पहले हम जो है हमारे किसान भाई देसी गाय के गोबर से हल पल डाल के खेत को बना करके और तैयार करते थे, उपज उगाते थे। वही उत्पादन हमारा। सिर्फ हमें खेत बनाने की आवश्यकता है। हमें ये नहीं कि हमने जो है एक दफे डाल दिया, बोने के समय डाल दिया, फिर हमने एक बार डाल दिया और फिर लास्ट में पानी देते रहे और काट दिया और कहा कि हमारी उपज कम है। उसको हमें बार बार डालना पड़ेगा। अभी ये हमें वापस करना पड़ेगा। इसमें राकेश जी अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जी राकेश भैया। जी जरूर, सही बात बोल रहे हैं आप, क्योंकि हफ्ते में या 15 दिन में एक बार तो अपने को डालना ही पड़ेगा।
और पोषण, क्योंकि खेत में उतना गोबर की खाद है नहीं, तो अगर गोबर की खाद रहे तो जरूरत नहीं रहती, और गोबर खाद नहीं होने के कारण अपने को पोषण तो देना ही पड़ता बार बार। तो ये नवधान्य सैलरी है, ये जीवामृत है, इससे मतलब पोषक तत्वों को पूर्ति अपन करना ही पड़ेगा। और रही बात बीमारी का, तो बीमारी में भी यही, इनको अगर अपन 15 दिन में एक बार डालते हैं तो ये मान के चलिए कि आजू बाजू जो खेतों में, दूसरे खेतों में जो रोग लगे रहते हैं तो वो उनसे आने के संभावना बनी रहती है। तो अपन मतलब ये डालते हैं तो मतलब वो वहीं के वहीं कंट्रोल हो जाता है। ये बात सत्य है कि अपने को महीने भर में एक बार तो डालनी चाहिए। जी। दूसरा आदरणीय राकेश गौर जी की मार्केट की बात जो हो रही थी, आदरणीय शरद भैया और उनका संवाद हो रहा था। जब हम इनके धर्मकुंडी निवास पर रुके तो सुबह से एक दादा आए और वो थैला लेकर के बैठे थे और राकेश भाई जी अपने खेत पर गए थे। मैंने उनसे पूछा, दादाजी आइए, आप कैसे आए, क्या है? किसानों से हम बात करते ही हैं। बोले भैया हम सब्जी लेने आए हैं। तो वो मैंने कहा तो सब्जी लेने रोज आप कहाँ से आते? तो शायद खुटवासा सतवासा इधर से आए थे, कहीं दूर से, किसी 3 अन्य किलोमीटर दूर है गांव। यहाँ से। जी, खुटवासा से। जी हाँ। तो वो मतलब मैंने पहले रोज आते हैं, बोले रोज नहीं, मैं शायद 7 दिन में आते हैं वो एक बार। कब आते राकेश जी, बताएं उसके बारे में। हाँ, वो ऐसे ही आते हैं, हफ्ते में हर में एक बार आते हैं, जो उनको लगता है वो ले जाते हैं। ऐसे किसान भी, ऐसे लोग, ऐसे ग्राहक भी राकेश जी के पास आते हैं जो और इनका एक धर्मकुंडी में कोई एक दुकान भी है, आपके कोई रिलेशन ही में है, जहाँ की आपके उत्पादन आकर के उस पर आप रोज रख देते हैं और जो हफ्ते में आप मार्केट में लगाते हैं। अन्य दिनों वैसे 5-6 दिन जो आपका उत्पादन होता है सब्जी वब्जी का, चाहे भिंडी हो चाहे अन्य, तो उस दुकान पे भी आपकी जो है एक है कि गौर जी की भिंडी, जैविक भिंडी इस दुकान पे मिलती है, उस पर भी किसान लेते रहते हैं। इस प्रकार से आप मार्केट चलाते हैं। और आपका आपका जो हमने देखा कि ग्राहकों के बारे में, ग्राहक तो आते हैं नाम से ही, जैसे शरद भैया का नाम जब लिया जाए तो रहता है कि अरे शरद भैया के पास मतलब इनका जो खिलाने पिलाने का मदद करे। ऐसा एक इसी प्रकार से राकेश गौर जी की एक छाप छूटी है कि आप जो उत्पादन लाते हैं वो जैविक होता है और जो और सही लाते हैं, सही भाव देते हैं। इनके अंदर कोई वो ऐसे भाव नहीं है कि ये उसमें कोई गड़बड़ी करें। तो इस प्रकार से इनकी छाप जो छूटी हुई है, आप भोपाल और जो बाजार लाते हैं उसमें प्रामाणिकता के आधार पर, व्यक्तित्व के आधार पर इनका माल उत्पादन बिकता है। अगर इसमें कोई राकेश भाई जोड़ना चाहते हैं या सदन कोई बात करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है जी। ओम। सही बात है यादव जी, ऐसा ही है, मतलब विश्वास बना हुआ है लोगों का, विश्वास पे ही ये, क्योंकि इसका कोई लैब टेस्ट तो ऐसा है नहीं कि बिल्कुल तुरंत लैब टेस्ट कर लो, या बिल्कुल ये कोई नापतोल है तो इसका नापतोल से अपन इसका सिद्ध कर लें। ये तो सब विश्वास पे ही करते हैं और टेस्ट पे करते हैं। जैसे कि मेरे को अलकापुरी में ध्यान है, अलकापुरी काफी अच्छी मतलब कॉलोनी है भोपाल के अंदर, और काफी रईस लोग रहते हैं वहाँ। आलू हमारा जाता है तो आलू पहले हम ग्रीन इंग्रेडिएंट्स को देते थे, जो वहाँ एक होम डिलीवरी करने वाली कंपनी है, उनको भी आलू देते थे हम। तो वो आलू मतलब हमारा आलू जो जिनको अलकापुरी में देते थे हम, मतलब वो जो हमारा गांधीनगर में, गांधी भवन में मार्केट लगता है हफ्ते में एक दिन, तो वहां से वो आलू लेके आते थे। तो बीच में मैं नहीं जा पाया भोपाल, तो उनके आलू खत्म हो गए थे, तो वो खाद खत्म होने के कारण मेरे से बोल रहे थे, बोले भैया आप बस से रख दो, तो बस से रख दिए। तो मैंने बस में क्या होता कि अब जैसे 5 किलो आलू चाहिए तो 5 किलो आलू में 100 रुपए तो बस वाले को चार्ज देना ही पड़ता है। मतलब यहाँ से आप एक लिफाफा रखें या एक बड़ा कट्टा बना कर रखें, वो 100 रुपए तो लेते ही लेते हैं। मतलब एक यहाँ का ऐसा उनका बना हुआ है किराए का। तो 5 किलो आलू को उनके 100 रुपए लग गए। तो वो 100 रुपए मैंने उनसे बात करी तो बोले भैया ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। मैंने कहा आप को खाना ही है तो फिर कैसा करूं? तो फिर दूसरी बार मैंने कहा एक काम करो आप, हम ग्रीन गैस वहाँ जिनको आलू देते हैं भोपाल में, तो वो होम डिलीवरी करके घर पे लाके दे देंगे आपको, तो आपको कोई किराया वगैरह चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। तो वो आपको सर घर से आप छोड़ देंगे ले जाके,
तो आप उनका मैंने नंबर दे दिया और उन्होंने उनसे बुलवा भी लिया। उनने उनसे लेके आलू जब खाया तो वो उनका फोन उधर से आया, बोले भैया ये आलू वो नहीं है, कहने लगे जो आप बोल रहे हैं, कहने लगे उनको देते हैं तो वो आलू नहीं है। तो मतलब टेस्ट से ही समझ जाते हैं वो कि भैया ये आलू भैया का अलग है और उनका अलग है। तो वो इस बात को फिर वो डबल से उनसे उन्होंने नहीं लिया और वो हमसे ही आलू लिया उनने। कई बार पहली बात तो वो इकट्ठा ले लेते हैं 20-20 किलो के आसपास में, जिसमें खत्म नहीं हो भैया, एक महीना भर में भी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं रहे। मगर क्या है, आलू की ऐसी फसल है कि उसको ज्यादा दिन मतलब कोल्ड से बाहर नहीं रख सकते हैं, तो वो मतलब बस्ट हो जाता है, अंकुरण चल जाता है, तो वो लूज पड़ने लगता है। तो मजबूरी उनकी भी है कि आलू ज्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, आती है तो बस 15-20 किलो के आसपास ही, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो उनके यहाँ मैं जब देने गया था तो उनके जो बच्चे छोटे हैं मतलब तो वो इस बात को उन्होंने बोला, बोला अंकल आलू तो आपके ही हमको पता नहीं क्यों दूसरा आलू उनको सूट ही नहीं होता, वो उसका स्वाद ही अलग है कहने लगे। तो ऐसा एक अटूट विश्वास भी है और साथ में टेस्ट भी बताता है ये जैविक में। ऐसे उदाहरण भी देखने को मेरे को मिले हैं। तो एक विश्वसनीयता भी है और दूसरी बात टेस्ट भी है, जो जानते हैं खाना वो टेस्ट करके बता देते हैं। जी ओम जी। ये आदरणीय शरद भैया का एड्रेस था, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए। हाँ, बहुत अच्छी चर्चा चल रही है। थोड़ा राकेश भैया, अभी जो अपन ने जैसे बवेरिया है और ट्राइकोडर्मा, इनके यूज आपने करे हैं, तो इनके कैसे रिजल्ट लगे आपको, इसके विषय में थोड़ी सी आप बताएं। इनके रिजल्ट मैं बता रहा ना अभी, जैसे कि धान जैसी फसल सब्जी में तो हम डालते हैं, और धान एक ऐसी फसल है जिसमें कि जो वायरस बोलते हैं उसको बीपीएच वगैरह, वो सहजता से अच्छे केमिकल से कंट्रोल नहीं होता, कई बार अपन ने देखा है और नुकसान होता है। कई जगह हमने देखने को आया कि मतलब धान गिरी पड़ी है और उनके बीच में पूरा सूखा टांका पड़ा है कई जगह, क्योंकि दवाई डाल के उन्होंने कंट्रोल तो किया मगर पूरा फिर भी नहीं होता। जहां बीपे जाएगा मतलब वो आप कितनी दवाई डाल दो वो तो सूखना ही सूखना है। तो ये बवेरिया बेसियाना और इनके क्या बोलते हैं वर्टिसिलियम और जो ट्राइकोडर्मा अपने डाला है, तो इससे ये कंडीशन अपने को कहीं देखने को नहीं आई ना कि मतलब ये डाल दिया तो अपन बेफिक्र हो गए 15 दिन 20 दिन। अगर अपन उसमें कोई, हाँ ये है कि उसके ऊपर कोई केमिकल नहीं डालना चाहिए। जैसे कि मान लो आपने डाल दिया ये और अगर कोई यूरिया का स्प्रे कर दिया या यूरिया डाल दिया या कोई केमिकल डाल दिया, तब जाके वहाँ दिक्कत आती है, नहीं था उसमें दिक्कत नहीं आती, वो उसका पावर बढ़ते जाता है, ऐसा देखने में आया मेरे को। तो रिजल्ट तो निश्चित रूप से इनके बहुत अच्छे रिजल्ट है। मतलब पहले हम बाजार से लेके आते थे या क्या बोलते अपने, ज्यादातर तो वो यहाँ पे को हार्टिकल्चर विभाग या कृषि विभाग से ही मिलता था ये सब चीजें। तो ये जो लोग देते थे वो अपने उठा के ला के डालते थे, तो बाकी हमें ऐसा कोई रिजल्ट समझ में नहीं आता था कि ये चीज डाली अपन ने तो इसका रिजल्ट बहुत अद्भुत रिजल्ट है। और ये जब से बनाकर डाल रहा है इनका रिजल्ट हमें समझ में आया कि नहीं ये चीज कुछ है। पहले हम इनको कुछ मानते नहीं थे कि ये तो सरकारी उसमें आती है और इनका कोई रिजल्ट नहीं रहता। ऐसा हमारी दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि भाई कोई मतलब नहीं रहता इनके लगे, परेशानी होना रहता है डालने करने में और कोई रिजल्ट नहीं मिलते थे पहले। पर जब से ये बनाकर डाल रहे हैं इनके रिजल्ट वास्तव में 100% रिजल्ट मिल रहा है इनके, और अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। वो इनसे हमें मतलब आत्मविश्वास जो अपना जैविक खेती के प्रति एक आत्मविश्वास बना इन चीजों को डालने से, ऐसा मेरा मानना है। जी ओम जी, बहुत अच्छा। अब मैं डॉक्टर राउत सर से निवेदन करूंगा कि आज की जो चर्चा है इस पर अपनी टिप्पणी दें। डॉक्टर राउत सर। जी ओम, सदन को सादर प्रणाम। चर्चा, मेरी आवाज आ रही है ना दादू? आ रही है। हेलो, चर्चा आ रही है आपकी आवाज सुंदर उसमें चल रहा है। योग भी आज का जो योग हमारे योगाचार्य जी ने कराया बहुत सुंदर कराया, और गौर साहब का जो अनुभव है जैविक प्राकृतिक खेती का बहुत सुंदर है। और निश्चित रूप से हमें इन सब के प्रयास करने चाहिए, और इनके साथ साथ हम जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी पुरानी प्रैक्टिसेस हैं, तो उनको भी हम अपनाते रहें। जैसे खेतों को साफ रखना, मेड़ों को साफ रखना, 3 साल में एक बार गहरी जुताई करना, गोबर की खाद, अच्छी सड़ी गोबर की खाद डालना,
क्या कंटेमिनेशन, हमारे खेतों में भी कंटेमिनेशन आता है। मतलब कोई ये जो हमारे कीड़े या हमारे रोग, ये कहीं ना कहीं हमारी हम जो काम करते हैं, हम खेती करते हैं, उनके जो तौर तरीकों में अगर हम गड़बड़ी करते हैं, तो जैसे अभी आप लैब का काम कर रहे हैं, फार्म लैब का कर रहे हैं, तो उसमें अगर कंटेमिनेशन आता है तो उसमें जैसा हम ध्यान देते हैं, तो वैसे ही खेती में भी ध्यान देने की जरूरत है कि ये हम काम कर रहे हैं तो इसमें ये जो बीमारियां आ रही, तो इसके स्रोत क्या हैं। अगर हमें स्रोत पता चल जाए तो हम उन पे नियंत्रण करने की बात कर सकते हैं। जैसे पानी देने का तरीका, कितना पानी देना है, कब देना है, ये सब चीजें भी हमारे जो ये बीमारियां हैं और उनके जो नियंत्रण के तरीके हैं उन पर निर्भर करती है। और हर बीमारी का, हर कीड़े का एक निश्चित तापमान और जो उनकी आर्द्रता होती है वातावरण की, इस पर निर्भर करता है कि वो कीड़े, वो बीमारियां उस समय ज्यादा होगी। तो इन पर भी हम ध्यान दें। और दूसरी जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, हम लाइट ट्रैप का उपयोग कर रहे हैं, फेरोमोन ट्रैप का उपयोग कर रहे हैं, इनका भी उपयोग करते रहें। क्योंकि और येलो स्टिकी ट्रैप हैं, कुछ आजकल वाइट और ब्लू भी ट्रैप उपयोग हो रहे हैं। तो अनुरोध ये रहेगा कि समन्वित प्रयास करें, क्योंकि ये जो खेती है, ये हम अक्सर ये कहते हैं किसान भाइयों से कि जब किसान जमीन पर उतरता है, वो खेत में निकलता है, तो सारी दशाएं सब उसके प्रतिकूल है। हवा उसके प्रतिकूल है, पानी उसके प्रतिकूल है, तापमान उसके प्रतिकूल है, कभी ओला पाला, जो भी प्राकृतिक दशाएं हैं उसके प्रतिकूल हो जाती है। तो उन सब से लड़ने के लिए आपको हर तरह के अस्त्र चाहिए। तो आपको पुरुषार्थ करना है भगवान राम के जैसा कि आपके पास हर तरह के असुर हैं, और सबका, रावण से लेके मारी सुबाहु, सबका आपको संहार करना है। तो उनको कहीं ना कहीं आपको समन्वित प्रयास करने की जरूरत है। और जितने भी प्रैक्टिसेस हम कृषि में कर सकते हैं, उनको रोकने के लिए हमको रोकने का प्रयास करना है। क्योंकि ये प्रकृति के साथ ही होता है। हम जो हमारा रासायनिक विधि है उसमें हम बोलते हैं मारते हैं, सब साइड्स हैं, मतलब बैक्टीरिसाइड, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड। तो हमको मारना नहीं, हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि वो भी रहे और हम भी रहें सह अस्तित्व से। तो इससे निश्चित रूप से जैसा गौर साहब ने चर्चा की है, तो ये हम बहुत अच्छे से खेती कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों का उपयोग करके हम निर्भरता जो है हमारी रासायनिक की, उस पर हम कम कर सकते हैं। और निश्चित रूप से स्वस्थ भारत के निर्माण में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जी ओम। बहुत धन्यवाद सर, आपने जो है एक बहुत अच्छी बात बताई कि हम किस तरह से कीटों को समझ सकते हैं, उनकी आर्द्रता के आधार पर कब किसका आक्रमण होगा, ये भी हम पहले से जान सकते हैं। जी ओम। दादू म्यूट हो गए आप। अच्छा दादू आप म्यूट हो गए। जी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ सर कि यदि प्रश्न है किसी का तो वो और पूछ लें। जी चलिए। तो सर अब मेरी दो नाचनी है यहाँ पर बैठी हुए, वो एक कुछ गाना गाने चाह रही है, तो मैं उन्हें ये सुपुर्द करता हूँ। चलो बोलो भाई। अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्णदामोदरम, नाम नारायणं जानकी वल्लभम, नाम नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम वीणा के जैसे बुलाते नहीं, तुम वीणा के जैसे बुलाते नहीं। जी ओम। उनका हो गया, उनकी इच्छा थी। रंजना जी बार बार कहती थी कि तो चलिए अब मैं सदन से
रंजना जी आए और आभार व्यक्त करें। जी, आदरणीय यादव जी। मेरी आवाज आ रही, नहीं आ रही? हरी दादू चलिए, तो रंजना जी भी नहीं है, यादव जी भी सुन नहीं रहे हैं, तो क्या पवन सर जी हैं क्या? अच्छा, आदरणीय दिनेश जी सैनेवाल, आदरणीय दिनेश जी आप आए जी और आज की चर्चा पर जो है अपने विचार व्यक्त करें। जी जी आदरणीय ये जो चर्चा रही आदरणीय गौर साहब के माध्यम से आगे बढ़ी, बहुत ही अच्छी रही हैं और जो उनसे वार्तालाप किया गया उसमें और भी निखार इस चर्चा में बढ़ा है। वास्तव में हमारा जो आत्मविश्वास है वो आज की वार्ता के अनुसार सुदृढ़ हो रहा है, आगे बढ़ रहा है जैविक खेती के प्रति और जैविक उत्पादों के प्रति। और किस तरह से हमारे आदरणीय राकेश गौर साहब अपनी जो खेती है उसको जैविक के माध्यम से, प्राकृतिक खेती के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें कुछ प्रश्न और उत्तरी जो आदरणीय शरद वर्मा साहब ने करी है और आदरणीय दादू जी ने अपनी बात बीच में रखी है और आदरणीय हमारे जन सेवक आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब ने उनकी खेत के जो दृश्य दिखाए हैं और वहां से जो अनुभव प्राप्त किए हैं, साथ ही जो उपभोक्ताओं की बातें भी सामने आई हैं, उससे ये हमारा विश्वास बढ़ता है और उससे आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि जैविक खेती से एक तो हमारा स्वास्थ्य संवर्धन होता है और हमारी फसलों के स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। ये बात हमें बतलाने की और दिखाने की आवश्यकता हो पड़ी है, क्योंकि पूरा कारोबार अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा सभी जगह केमिकल के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। इसलिए एक जो जैविक खेती का कुनबा है, वो अल्पसंख्यक के रूप में अभी है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे आज के मुख्य वक्ता हैं, उन्होंने कदम बढ़ाए हैं और आदरणीय हमारे सभी सदस्य योगाहार के जैविक खेती के माध्यम से इस सौहार्दता को और समृद्धि को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं में भी और किसानों में भी ये आत्मविश्वास जागृत होता है कि जहाँ हमारा उत्पादन अच्छा हो रहा है, वहाँ हमारे स्वास्थ्य के लिहाज से और स्वाद के लिहाज से भी ये जो फसलें हैं, ये जो उत्पादन है, वो अच्छे हैं। क्योंकि असल में जो उपभोक्ता है, क्योंकि कल की ही बात करूँ तो कल कुछ बंधु वर्ग बाजार में यहाँ देहरादून के कह रहे थे कि मंडी में तो सब्जियाँ सस्ती हैं, अगर हम करें सब्जियों का उत्पादन तो वो महँगा पड़ता है, क्योंकि हम छोटे-छोटे स्तर पर काम करना पड़ता है और उसमें इनपुट्स ज़्यादा लगते हैं। लेकिन उनकी वार्तालाप में कहीं भी ये बात नहीं आ रही थी, जो बात योगाहार की आज की वार्ता में आई या योगाहार की वार्ता में आती है, कि हमारे फसलों के पोषण के लिए और हमारे खुद के स्वास्थ्य के लिए जैविक उत्पादन कितना महत्वपूर्ण है। तो अभी भी बहुत बड़ा तबका इस गुमराही में है, अंधेरे में है कि हमें अधिक उत्पादन करना है, उत्पादन आगे बढ़ाना है और उसको बेचना है, मंडियों में ले जाना है और पैसा कमाना है। लेकिन अभी भी ये बात सामने नहीं आई है कि उत्पादन तो भरपूर है, लेकिन उसकी गुणवत्ता को और उसमें जो पटा हुआ ज़हर है, उसको कम कैसे किया जाए, ज़हर मुक्त खेती कैसे की जाए। तब हमें खुशी भी होती है, प्रसन्नता भी होती है और मन में एक उत्साह भी होता है कि हमारे किसान बंधुवर, हमारे आदरणीय सदस्य इस तरह से जो धरती के स्वास्थ्य के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित भी हैं, मनन भी कर रहे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। ये संभवतः योगाहार की सफलता है, क्योंकि हमने बीच-बीच में कई बार ये बात करी है कि योग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन आहार के बिना
योग शायद उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ये संपूर्ण योग जो आज आदरणीय राकेश गौर सर ने वार्ता के रूप में सामने रखी है, ये एक उदाहरण के स्वरूप आगे बढ़ेगा और जैसे उनका प्रयास है कि वो अलग-अलग स्थानों पर आने वाले समय पर इस तरह के केंद्र, छोटे-छोटे केंद्र स्थापित करेंगे, खड़े करेंगे अपने उपभोक्ताओं के माध्यम से, जो दूर गाँव से दूसरे गाँवों से आते हैं, शहर से आते हैं, तो उनके लिए भी एक खिड़की खुल जाएगी, स्वास्थ्य की खिड़की, भोजन की खिड़की, ऊर्जा की खिड़की और साथ ही संभावनाएँ उन लोगों को, उन किसानों को कि जो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये संभावनाएँ आगे बढ़ जाएँगी और लोग हाथों-हाथ इस खेती की विधा जिसमें कि हम अपने स्वास्थ्य के साथ-साथ धरती के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और इस स्वास्थ्य संग्रह और स्वस्थ मानवीय समाज को आगे बढ़ाने की कवायद करते हैं। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय और मैं वापस आता हूँ आदरणीय गुरुजी के पास। जी ओम, बहुत सारगर्भित बात की आपने। निश्चित रूप से ये जो छोटे-छोटे प्रयास है ये आगे चल करके बड़े होंगे और जिस तरह से हमारे योगाहार में बहुत अलग-अलग तरह से लोग आते हैं, हमको कुछ चीज़ें सिखाते हैं और हम ऐसे ही अलग-अलग मुख्य अतिथियों का चयन करते हैं कि वो उन्होंने जो भी अपने जीवन में सीखा है, अनुभव से प्राप्त किया है, उसको हमें बताएं। कल आदरणीय माले जी आए थे, उन्होंने गोपालन पर जो चर्चा की, आज हमारे राकेश गौर जी, ऐसे ही हम लोग जो है अलग अलग मुख्य अतिथियों को खोजते रहते हैं और निश्चित रूप से हम सदन से भी आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे ही और लोगों को, आपके संपर्क में भी जो लोग हैं उनकी भी जानकारी आप हमें देंगे तो निश्चित रूप से हम और लोगों के अनुभव को भी यहाँ पर सुन पाएंगे। आज हमारी दो बेटियों ने जो है वो गाना गाया, अधूरा गाया, पर उनसे कहेंगे कि वो कल जो है इसको पूरा करे। जी हो। और मैं अब हमारा लगभग समय भी पूर्ण हो रहा है और किसी भाई को कोई प्रश्न हो तो वो छोड़े, अन्यथा मैं सभी का आज आदरणीय हमारे जो योग शिक्षक है उन्होंने बहुत अच्छा योग कराया। राकेश जी ने भी अपने अनुभवों को हमको बताए और आदरणीय शरद भैया ने जो है अपने प्रश्नों के माध्यम से जो बहुत सारी जानकारी उनसे निकलवाई, उन सबके लिए और पूरे सदन का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ रह कर के कुछ बातों को हमको और समझने के लिए समय दिया। जियो, सभी को नमन जी, सबका आभार। जियो। हाँ, आदरणीय रंजना जी आ गई हैं तो हम अब उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो आभार व्यक्त कर दें। जी आदरणीय रंजना जी। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। मेरा निवेदन है कि जो पुराने सदस्य हैं योगाहार के, बिल्कुल चुप रहते हैं, आते हैं और परमानेंट आते हैं, आने में तो कोई गलती नहीं करते हैं, परंतु उनके कई विचार नहीं आते हैं। ऐसा मेरा निवेदन है कि सबकी आवाज कहीं ना कहीं सुनने को मिले। ये योगाहार कार्यक्रम किसी व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, किसी संस्था का कार्यक्रम नहीं है, किसी का कार्यक्रम नहीं, आप सबका कार्यक्रम है। मैं इसलिए शांत रहा था मेहरा जी जब बुला रहे थे कि अन्य लोगों को भी कोई भी ये कहे कि भाई हम आभार करें या हम अपना वक्तव्य रखें या अपना सुझाव रखें। ये आदरणीय पवन कुमार जी ने जैसा कहा था कि ये स्वैच्छिक कार्यक्रम है और हम सब जो है आज चौथी साल करने को जा रहे हैं, हमारा कोई का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। इसलिए आप अपना कार्यक्रम समझ के आप स्वयं जो है उस कार्यक्रम को फॉलो करें, स्वयं अपने विचार रखें, आप हैंड रीच करें, आप चर्चा करें, आप संचालन करें, आप युग शिक्षकों को बुलाएं, आप मुख्य वक्ता को, चीफ गेस्ट को बुलाएं, आप वार्ता करें, अपने सुझाव दें। ऐसा हमारा निवेदन है तो अच्छा लगेगा। मेरा एक प्रस्ताव है कि लगभग सारे सदस्यों का कहीं ना कहीं 2-2 मिनट का एक वक्तव्य हो जाए, अपने विचार रख जाएं, ताकि अच्छा लगता है कि हाँ हम लोग सब लोग हैं। मेहरा जी कह रहे हैं बार बार और हेनरिच का ऐसा मेरा सुझाव है। अगर आप लोग सुझाव मंजूर है माननीय, 30 मिनट बढ़ा दो, 2-2 मिनट के।
8:30 तक का कर दे सदन, सुझाव मंजूर है। नहीं नहीं यार, आपका 8:30 आपका का वो सुझाव सर्वधार्य है। वो एक दिन के लिए माननीय सारे व्यक्तियों का चर्चा हो जाए, ऐसा इसलिए निवेदन किया है। सुझाव हमेशा के लिए, आज के लिए नहीं है जी भाई साहब, ऐसे ही ना? हाँ हाँ जी 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 जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जरूरी है सबका 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 पार्टिसिपेट। मुनीलाल जी, भाई साहब हमने आज जी। एक हमारे नए मित्र को जोड़ा है, दिनेश जी भार्गव। अरे वाह, हमारे तो भार्गव भीतरवार जी, ग्वालियर के रहने वाले हैं और आप हमारे साथ दिल्ली में ही संगठन का काम कर रहे हैं। अरे वाह, कालका मैया की सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली का इष्ट देवी जो है हमारी कालका मैया का जो विधानसभा क्षेत्र है, आतिशी हाँ मुख्यमंत्री जी जहाँ से लड़ी हैं चुनाव, जी जी, वहाँ के वो संगठन प्रभारी हैं इस वक्त, और वो अभी सदन में मौजूद हैं। आप बढ़िया उनका स्वागत प्रवक्ता करो भाई। हैं। जी भाई साहब, आमंत्रित। मंगलवार वगैरह के दिन अगर चाहें तो हनुमान चालीसा या राम प्रबंधन के ऊपर कुछ भी उनसे चर्चा की जा सकती है। कभी यही भी निवेदन कहीं किया है धार्मिक आदरणीय चर्चा। शास्त्री जी। जी शास्त्री जी, मैंने यही निवेदन किया है कि जैसा आपने कहा है इसी प्रकार के सुझाव आना चाहिए, क्योंकि आपका आहार है, आपकी सत्र है, ये आपका क्लास है, और आपने इस भाव से आदरणीय भार्गव जी को जोड़ा हो। भार्गव जी भैया बुधनी में भेज दो हमारे भार्गव जी को।